Hello everyone, welcome to SKU Digital Learning Classes. Myself Santosh Patel, Faculty of Agriculture, Sri Krishna University, छतरपुर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सेल एंड सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न ये बीएससी के एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम के जो छात्र हैं उनके लिए ये टॉपिक है, ठीक है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कोशिका के ऊपर। क्या होती है कोशिका? सेल, जिसे हम सेल के नाम से जानते हैं। क्या होती है कोशिका? इसके बारे में आप सब जानते होंगे भाई, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन होती क्या है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब समस्त जीवित जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। मतलब जो प्रत्येक जीवित जीव है उसका निर्माण भी किसी न किसी कोशिका से मिलकर हुआ है, और वह जो कार्य कर रहा है उसमें भी कोशिका का ही योगदान है। मतलब हम कह सकते हैं किसी भी जीवित जीव की कार्यात्मक, फंक्शनल, कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। जैसे जिस प्रकार से मकान का निर्माण ईंटों को मिला के होता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक जीवित जीव का निर्माण भी कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका जब आपस में मिलकर बनती जाती हैं, विभाजित होती जाती, नई कोशिकाएं आती जाती हैं, तो वो क्या बनाती हैं भाई? एक टिश्यू का निर्माण करती हैं। मतलब द टिश्यू की भी बात कर लें अपन थोड़ा सा। टिश्यू क्या है? द ग्रुप ऑफ cells is called टिश्यू। मतलब कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। जब कई सारी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं, आप पास पास आती हैं और वह इकट्ठा एक दूसरे से चिपकी हुई होती हैं, जुड़ती हैं, तो वो क्या करती हैं? एक ऊतक का निर्माण करती हैं। और कई सारे ऊतक आपस में मिलकर एक बॉडी का निर्माण करते हैं, चाहे वो प्लांट बॉडी हो, एनिमल बॉडी हो, एनीथिंग। जीवित जीव जो भी हो वो क्या होती है? कोशिका से मिलकर बना होता है, ठीक है। अच्छा, बात करें इस कोशिका के विभाजन की, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन। क्या होता है कोशिका विभाजन? भाई आप सब जानते हैं कि जब किसी चीज़ को बांटा जाता है, ये चाहे वो 2 भागों में हो, 4 भागों में हो, या इससे कई अधिक भागों में। मान लो हमारे पास 100 रुपये हैं, उनको हम बांट रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, 2-4 लोगों को आपस में दे रहे हैं, या किसी से हम ले रहे हैं 4-5 लोग, तो वो क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से कोशिका भी क्या होती है? विभाजित होती है। तब जाके 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसी क्रम में जो विभाजन की प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। मतलब हम कह सकते हैं, एक भैया पहले कोशिका ले लेते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? जिसका विभाजन होना है उसे हम क्या कहते हैं? पेरेंट सेल। और इससे जो कोशिकाएं बनती हैं, चाहे वो 2 बने या 4 बने, ये क्या कहलाती हैं? डॉटर सेल। डॉटर सेल्स। ये कब बनती हैं? आफ्टर
डिवीजन, मतलब विभाजन के उपरांत। अब देखो इसकी सिंपल सी परिभाषा निकल के आती है। किसी पेरेंट सेल यानी कि पैतृक कोशिका से नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होना, ये नई कोशिकाओं का निर्माण होना, जिसे हम क्या कहते हैं, पुत्री कोशिकाएं, उनका निर्माण होना ही क्या कहलाता है, विभाजन या डिवीजन। ये दो प्रकार से होता है। कैसे, उन पर भी चर्चा करते हैं। विभाजन होता क्या है ये तो हम जान चुके हैं, लेकिन होता क्या, कितने प्रकार का है। सेल डिवीजन की अगर अपन बात करें तो ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक तो होता है माइटोसिस सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन मतलब समसूत्री कोशिका विभाजन जिसे हम कहते हैं, माइटोसिस सेल डिवीजन, जिसे क्या कहते हैं अपन, समसूत्री कोशिका विभाजन। और दूसरा होता है मियोसिस। दूसरा कौन सा होता है, मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्री मियोसिस सेल डिवीजन। जिसे हम क्या कहते हैं, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। दो प्रकार का विभाजन मुख्य रूप से देखने को मिलता है हमें कोशिकाओं में, एक तो समसूत्री कोशिका विभाजन और दूसरा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अच्छा, बात करें समसूत्री कोशिका विभाजन की या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, होता क्या है समसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन में क्या होता है, एक पेरेंट सेल होती है, पेरेंट सेल, और इससे दो उसी के समान, सम मतलब समान, सूत्री मतलब गुणसूत्र, ठीक है। तो भैया गुणसूत्रों की अगर अपन बात करें तो 2n से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो 2n से भाई इनमें भी 2n रहेगा, इनमें भी, मतलब ये कौन सा है, जब ये जो कोशिकाएं बनती हैं वो क्या कहलाती हैं, डॉटर सेल, हम पहले चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, जब विभाजन के उपरांत हमें एक डिप्लॉयड द्विगुणित पैतृक कोशिका से उसी के समान द्विगुणित ही पुत्री कोशिकाओं की प्राप्ति होती है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा समसूत्री कोशिका विभाजन यानी कि माइटोसिस सेल डिवीजन। एक बार और इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे, पहले थोड़ा सा मियोसिस को जान लेते हैं। भाई मियोसिस का मतलब होता है, मियोन मतलब आधा कर देना, अर्धसूत्री मतलब आधा, सूत्री मतलब गुणसूत्र, आधा गुणसूत्र इसमें बचता है भैया। कैसे, जैसे एक पेरेंट सेल हो गई, पेरेंट सेल जिसका विभाजन होता है उसे हम पेरेंट सेल कहते हैं, लेकिन जो इससे कोशिकाएं बनती हैं वो बनती तो संख्या में 4 हैं। कितनी बनती हैं, 4, लेकिन ये कैसी रहती हैं, ये जो पेरेंट सेल है ये तो डिप्लॉयड होती है, लेकिन इससे जो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं वो कैसी बनती हैं, हैप्लॉयड, जिन्हें हम क्या, ये क्या है भैया, डॉटर सेल है, पुत्री कोशिकाएं जिन्हें अपन कहते हैं। मतलब एक द्विगुणित पैतृक कोशिका से 4 अगुणित, यहां आपको दिख रहा है n लिखा हुआ है सब में, और इसमें क्या है 2n, मतलब ये कैसी है, द्विगुणित या डिप्लॉयड पेरेंट सेल है, और इससे जो कोशिकाएं बन रही हैं वो कैसी हैं, हैप्लॉयड यानी कि अगुणित पुत्री कोशिकाएं हैं। जब एक पैतृक कोशिका से
4 एक पैतृक कोशिका, वो भी कैसी, डिप्लॉइड, एक डिप्लॉइड या द्विगुणित पैतृक कोशिका से 4 हैप्लॉइड पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन क्यों कहा जाता है, इनमें जो गुणसूत्र या सूत्रण जो है वो कैसा हो गया, आधा हो गया, इसमें 2n है, इसमें n बचा है, ठीक है, अंतर इतना ही होता है। अब बात करें अपन इसकी, माइटोसिस सेल डिवीजन में थे, आज के लेक्चर में अपन सिर्फ माइटोसिस सेल डिवीजन ही कर पाएंगे कवर, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो एक डिवीजन अपन पढ़ लेते हैं, कौन सा, माइटोसिस सेल डिवीजन, ठीक है। माइटोसिस सेल डिवीजन में होता क्या है या कैसे होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। माइटोसिस सेल डिवीजन लिख लेते हैं भैया, कौन सा, माइटोसिस सेल डिवीजन मतलब समसूत्री कोशिका विभाजन। क्या होता है समसूत्री कोशिका विभाजन, इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके थे, लेकिन एक बार थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। एक क्या होती है इसमें, द्विगुणित पेरेंट सेल या डिप्लॉइड पेरेंट सेल जिसे अपन लोग बोलते हैं, ये क्या है भैया, पेरेंट सेल है। अच्छा, इससे इसी के समान, इससे इसी के समान 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, आकार में भी समान रहती हैं, गुणसूत्रों में भी समान रहती हैं। कौन, पुत्री कोशिकाएं, किसके, पेरेंट सेल के। ये क्या है भैया, पुत्री कोशिकाएं। मतलब एक पेरेंट सेल से जब उसी के समान 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन की अगर अपन चर्चा करें, देखें इसके बारे में, कि यह सबसे पहले बात आती, भाई देखा कभी ना कभी, देखो समसूत्री कोशिका विभाजन तो होता है, पहले से ही होता है, जब से जीवों की उत्पत्ति है। लेकिन इसी क्रम में जब वैज्ञानिकों ने खोज की, तो कभी ना कभी किसी न किसी वैज्ञानिक ने सबसे पहले समसूत्री कोशिका विभाजन को देखा होगा। तो वो वैज्ञानिक कौन से हैं जिन्होंने समसूत्री कोशिका विभाजन देखा या उसकी खोज की, तो एक वैज्ञानिक थे स्ट्रॉसबर्गर। बात कब की है, 1875 की, 1875। मतलब स्ट्रॉसबर्गर ने सबसे पहले समसूत्री कोशिका विभाजन देखा था। कब देखा था, 1875 में। कहाँ देखा था वो भी देख लेते हैं अपन। इन्होंने सबसे पहले जो कोशिका विभाजन देखा था, समसूत्री कोशिका विभाजन देखा था, वो देखा था प्लांट सेल में। अच्छा ठीक है भाई। इसी क्रम में जब प्लांट सेल की बात आ गई कि पौधों में तो भैया देखा था किसने, स्ट्रॉसबर्गर ने, लेकिन किसी न किसी ने जीवों में भी देखा होगा, जैसे मनुष्य हो गए या अन्य तमाम जीव हैं, तो जीवों में भी किसी न किसी ने, किसी एक वैज्ञानिक से ने सर्वप्रथम अर्धसूत्री कोशिका विभाजन देखा होगा। तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या है बेटा, डब्ल्यू फ्लेमिंग या वाल्टर फ्लेमिंग, जिन्हें हम डब्ल्यू फ्लेमिंग लिख देते हैं। बात कब की है, 1879। मतलब डब्ल्यू फ्लेमिंग ने जीवों में, इन एनिमल, ठीक है। पौधों में किसने देखा था, स्ट्रॉसबर्गर ने। कब देखा था, 1875 में, ठीक है। लेकिन बात करें जीवों की, तो जीवों में किसने देखा है, वाल्टर फ्लेमिंग ने सन 1879, 1879 इन्होंने जीवों में देखा है क्या, समसूत्री कोशिका विभाजन। कब देखा है, 1879, ठीक है। कोशिका विभाजन की खोज हो गई, लेकिन
इन्होंने देख तो लिया था सबने, लेकिन उस समय इसका नाम समसूत्री कोशिका विभाजन किसी ने नहीं दिया था। बात आई सन 1882 में। कब? 1882 में वैज्ञानिक वाल्टर फ्लेमिंग ने ही, किसने? वाल्टर फ्लेमिंग ने ही क्या किया था भाई? इसका नामकरण किया था। यह समसूत्री कोशिका विभाजन, जो शब्द कह सकते हैं अपन, टर्म माइटोसिस, किसने दिया था? वाल्टर फ्लेमिंग ने दिया था। कब दिया था? 1882 में। तो हम भाई इसकी खोज की भी बात कर लिए कि जो समसूत्री कोशिका विभाजन की सर्वप्रथम खोज है वो किसने की थी? स्ट्रॉसबर्गर ने की थी, पौधों में की थी, और ये 1875 में की थी। इन्होंने देखा भाई समसूत्री कोशिका विभाजन सबसे पहले, और उसके बाद वैज्ञानिक आए डब्ल्यू फ्लेमिंग, जिन्होंने 1879 में अपनी खोज जीवों पर की और उसमें समसूत्री कोशिका विभाजन को देखा। बाकी उसके बाद सन 1882 में माइटोसिस शब्द दिया, किसने? वाल्टर फ्लेमिंग ने। ये तो हो गई भाई हमारी इसकी विभाजन की खोज और उसके नामकरण की बात। एक बार फिर से मैं दोहरा दूं आपको कि जो समसूत्री कोशिका विभाजन है उसमें एक पेरेंट सेल से उसी के समान दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। मतलब वो आकार में भी समान होती हैं, गुणसूत्रों में भी समान होती हैं और दिखने में भी एक समान होती हैं। आइडेंटिकल सेल्स बनती हैं इसमें। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया हमारा समसूत्री कोशिका विभाजन का थोड़ा सा परिचय। अब बात करें समसूत्री कोशिका विभाजन की अवस्थाओं की। एक चीज थोड़ा सा मैं मिस कर गया, मैंने अभी एक बताई आप लोगों को कि जो इसमें डिप्लॉयड पेरेंट सेल होती है, उससे भी डिप्लॉयड पेरेंट सेल डॉटर सेल में बनती हैं। कैसी बनती हैं भैया? 2n डिप्लॉयड ही बनती हैं। ये कैसे पॉसिबल है? मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि आपके पास 100 रुपये है, आपको 100 इसने भी देने हैं और 100 इसको भी देने हैं, तो ये कैसे होगा भैया? इसको पहले हमें दोगुना करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से ये कोशिका भी क्या करती है? अपने गुणसूत्रों में, अपने कोशिकांगों में वृद्धि करके उन्हें दोगुना करती है। तो ये कब घटना घटित होती है? एक सेल साइकिल के दौरान ये समस्त घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो सेल साइकिल पे अपन चर्चा करें थोड़ी सी कि ये सेल साइकिल होती क्या है भाई, या क्या क्या इसमें घटनाएं देखने को हमें मिलती हैं। एक सेल साइकिल में मुख्यतः दो अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक तो इंटरफेज, और दूसरी कौन सी होती है? डिवीजन फेज। डिवीजन फेज। इंटरफेज में क्या होता है? इंटरफेज में कोशिका अपने आप को तैयार करती है किसके लिए? विभाजन फेज के लिए या विभाजन के लिए। यह कोशिका विभाजन की बोला जाए तो सबसे लंबी अवस्था या लंबी समयावधि वाला साइकिल होता है या टाइम होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे भैया? इंटरफेज। ये कौन सा है हमारा? इंटरफेज। ठीक है, ये पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक की जो घटनाक्रम है ये इंटरफेज है। इसमें भी 3 उप अवस्थाएं या 3 घटनाएं घटित होती हैं, 3 उप अवस्थाएं देखने को हमें मिलती हैं। ये थोड़ा सा अलग बनाए दे रहे हैं हम। किसको? इसको। ये जो है अपना अलग दिखेगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का। ये क्या है हमारा?
डिवीजन फेज। ठीक है, बात करें अपन इंटरफेज की। इंटरफेज में क्या देखने को मिलता है भाई हमें? एक तो जीवन। जीवन ये कौन सी उपावस्था है? जीवन का मतलब होता है ग्रोथ की प्रथम अवस्था। ग्रोथ, जिसे अपन क्या डिनोट करते हैं? ग्रोथ को, मतलब ग्रोथ फर्स्ट। इस उप अवस्था में क्या होता है भैया? कोशिका अपने आकार में वृद्धि करती है, अपने आप को बढ़ाती है, बड़ा करती है। ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया था? जीवन फेज। बात करें दूसरी उप अवस्था की, इसकी दूसरी है एस फेज। एस फेज ही सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था होती है इस इंटरफेज की। एस फेज में होता क्या है? डीएनए का सिंथेसिस होता है, संश्लेषण होता है, और यह अपनी संख्या में 2 गुना हो जाता है। ठीक है, ये क्या है? एस फेज। अच्छा, जो अगली अवस्था आती है वो क्या है? G2 फेज। पुनः कोशिका अपनी आकार में वृद्धि करती है, अपने कोशिकांगों को बनाती है, और G2 अवस्था में ये घटना घटित होती है। मतलब क्या होगा? इस पूरे इंटरफेज के दौरान कोशिका को अपने आकार में भी वृद्धि करनी है, ठीक है, और अपने गुणसूत्रों में तथा कोशिकांगों में भी वृद्धि करनी है, ताकि वह अपने दोनों डॉटर सेल्स में समान रूप से विभाजन के दौरान पहुंचा सके। भैया अब ये तो अपनी कंप्लीट हो गई है इंटरफेज। इंटरफेज में हमें 3 घटनाएं घटित होने को देखने को मिलती हैं। कौन सी? जीवन फेज, जिसमें कोशिका अपने आकार में वृद्धि करती है। दूसरी एस फेज, जिसमें डीएनए का सिंथेसिस होता है, संश्लेषण होता है। ठीक है, और तीसरी है जो G2 फेज, मतलब इस उप अवस्था में भी कोशिका अपने आकार में और कोशिकांगों में वृद्धि करती है। ठीक है, और यह सबसे अधिक समय तक घटना चलती है। देन उसके बाद आती है डिवीजन फेज। डिवीजन फेज में भी क्या होता है भाई? 4 उप अवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं। ये 4 उप अवस्थाएं, यहां से यहां तक का ये घटनाक्रम क्या है? डिवीजन फेज। इसमें क्या क्या होता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलो फेज। इनको मैं यहाँ लिख दूंगा, थोड़ी देर बाद क्लियर समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है भाई? अपनी डिवीजन की उप अवस्थाएं हैं कौन कौन सी? प्रोफेज, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्वावस्था। दूसरी है मेटाफेज, जिसे अपन क्या बोलते हैं? मध्यावस्था। तीसरी है एनाफेज, जिसे हम क्या बोलते हैं? पश्चावस्था। और आखिरी और चौथी अवस्था जो है कौन सी है? टीलो फिर, जिसे अपन क्या बोलते हैं? अंत्यावस्था। इन्हीं समस्त अवस्थाओं में ही कोशिका का विभाजन होता है, और एक पैतृक कोशिका से उसी के समान आइडेंटिकल या उसी के समरूप 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, अच्छा, अब बात करनी है अपन को इसकी थोड़ी सी इन अवस्थाओं पे कि जो प्रोफेज क्या है, मेटाफेज क्या है, एनाफेज क्या है, और टीलोफेज में भी क्या होता है। इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा सा इन अवस्थाओं को देख लेते हैं। ठीक है, बात करें पहली अवस्था की। पहली अवस्था कौन सी है? प्रोफेज, यानी कि पूर्वावस्था।
पूर्वावस्था में क्या होता है भाई, क्रोमोसोम अपन ने इंटरफेज में पढ़ा था, उसका संश्लेषण हुआ, कोशिकांग बने या कोशिकांग आए, है ना। तो धीरे धीरे इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है वो एकदम फैला हुआ होता है। कैसा, कुछ इस तरीके से अपन को इसमें घटना देखने को मिलती है। ये क्या अपन बात कर रहे हैं, क्रोमोसोम की, जो कि ऐसा एकदम फैला हुआ आकुंडलित अनकॉइल्ड स्थिति में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्या है अपना क्रोमोसोम है या क्रोमेटिन है जो फैला हुआ है, आकुंडलित है। यह किस अवस्था की बात है, प्रोफेज की। प्रोफेज में हम कह सकते हैं, मतलब इसमें क्रोमोसोम एकदम फैला हुआ आकुंडलित स्थिति में देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि धीरे धीरे संघनित होने लगता है। क्या होता है, संघनित होने लगता है। कब, प्रोफेज के अंत तक यह संघनित होता है, आकार में थोड़ा सा छोटा होता है ना। और बात करें अपन दूसरी अवस्था की, तो दूसरी अवस्था में क्या होता है भाई, दूसरी अवस्था कौन सी है, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, ये अवस्था इस डिवीजन फेज की क्या मैं तो कहूंगा कोशिका विभाजन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। यह उपअवस्था डिवीजन फेज की, जो मेटाफेज अवस्था है, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, मध्यावस्था। मध्यावस्था ये सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्यों, इसका भी एक कारण है। अब देखिए इसमें क्या होता है भाई, इक्वाटोरियल प्लेट बनती है। ठीक है, इक्वाटोरियल जो कि मध्य से बनती है, मतलब कोशिका को इक्वल भागों में विभाजित करने जैसी स्थिति उत्पन्न करती है। इस इक्वाटोरियल प्लेट पे ही क्या होता है, अब क्रोमोसोम मैंने बताया था प्रोफेज में कि इसमें आकार में संघनन होता है, मतलब कंडेंसेशन की स्थिति उत्पन्न होती है। तो क्रोमोसोम आकार में छोटे तथा मोटे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आकार में छोटे तथा मोटे हो जाते हैं, और यह इक्वाटोरियल प्लेट पर ही स्थित दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसके ध्रुव हैं, पोल्स जिसे अपन लोग बोलते हैं। पोल्स से क्रोमेटिन फाइबर का निर्माण होता है और क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से आके जुड़ जाता है। प्रत्येक क्रोमोसोम से दोनों ध्रुवों से बनते हैं ये क्रोमेटिन फाइबर। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये हो गई स्थिति। ये क्या है, पोल्स हैं या ध्रुव जिसे अपन लोग बोलते हैं। पोल्स हो गया भैया, क्रोमेटिन फाइबर हो गया। और ये क्या है, इक्वाटोरियल प्लेट। ठीक है, ये स्थिति हमें इसमें देखने को मिलती है। मतलब इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम कंडेंस्ड होकर आकार में छोटे तथा मोटे दिखाई देने लगते हैं। यह इक्वाटोरियल प्लेट पर स्थित हो जाते हैं और दोनों ध्रुवों से क्रोमेटिन फाइबर निकल के क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से आके जुड़ जाता है। अब मैंने एक चीज की जिक्र किया था, एक बात कही थी कि यह कोशिका विभाजन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। क्यों, क्योंकि इस अवस्था में एक तो क्रोमोसोम आकार में छोटे तथा मोटे होते हैं, और इसी अवस्था में ही गुणसूत्र की आकार एवं स्थिति का अध्ययन कर पाना संभव होता है। इसलिए यह अवस्था सबसे महत्वपूर्ण उपावस्था मानी जाती है। किसकी, कोशिका विभाजन की। मतलब हम कह सकते हैं पूरे कोशिका विभाजन में, चाहे वो माइटोसिस हो, मियोसिस हो, ठीक है, पूरे कोशिका विभाजन में यदि गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है तो वह समसूत्री कोशिका विभाजन की मध्यावस्था के दौरान ही कर पाना संभव है, किया जाता है। ठीक है, इसलिए यह अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। मतलब इसमें होता क्या है, देखो मैंने फिर से एक बार बता दे रहा हूं, क्रोमोसोम आकार में छोटे तथा मोटे हो जाते हैं, इक्वाटोरियल प्लेट पर स्थित हो जाते हैं और दोनों ध्रुवों से क्रोमेटिन फाइबर निकल के क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से जुड़ जाता है। ठीक है, यह घटना होती है मेटाफेज में। अब अगली अवस्था की बात करें अपन
तो अगली अवस्था क्या है भाई अपनी, एनाफेज। एनाफेज यानी कि पश्चावस्था। पश्चावस्था, पश्चावस्था में क्या होता है, कोशिका अब जो भाई ये जुड़ गए, मध्यावस्था निकल गई, ये थोड़ा सा मिट गया है। हाँ, पश्चावस्था में क्या होता है, क्रोमोसोम तो ठीक है भाई वो इक्वेटोरियल प्लेट पर स्थित हो गए, लेकिन पश्चावस्था में एक घटना घटित होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल एलोंगेशन। मतलब कोशिका आकार में वृद्धि करती है। आकार में वृद्धि करेगी तो दोनों इसके जो ध्रुव हैं उसमें भाई जब ये इधर बढ़ेगा इधर बढ़ेगा और इधर पूरी तरीके से कोशिका में वृद्धि होगी तो इन ध्रुवों पे क्या होगा, खिंचाव उत्पन्न होगा। और जो क्रोमेटिन फाइबर यहाँ पे क्रोमोसोम से के सेंट्रोमियर से जुड़े हुए थे वो क्या होंगे, अपनी ओर, ये अपनी ओर खींचेगा ये ध्रुव और ये नीचे वाला ध्रुव अपनी ओर खींचेगा, तो दोनों ध्रुवों की ओर खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे क्रोमोसोम क्या होते हैं, ध्रुवों की ओर आपस में टूट जाते हैं और ध्रुवों की ओर खिंच जाते हैं। और क्रोमोसोम आधे आधे बट के दोनों ध्रुवों पे पहुंचने लगते हैं। इन्होंने अपनी ओर खींचा स्पिंडल फाइबर ने और इन्होंने अपनी ओर खींचा, तो ये क्या हुआ भाई, दोनों में खिंचाव उत्पन्न हुए, दोनों अलग अलग हो गए, बढ़ जाते हैं, दोनों ध्रुवों की ओर क्रोमोसोम खिंच जाती है। ये घटना किसमें घटित होती है, एनाफेज या पश्चावस्था में। बात करें अंत्यावस्था की, तो अंत्यावस्था में मतलब अंत्यावस्था बोला जाए तो टीलोफेज। चौथी और आखिरी अवस्था है अपनी कौन सी, टीलोफेज यानी कि अंत्यावस्था। अंत्यावस्था में क्या देखने को मिलता है हमें, क्रोमोसोम जो होते हैं वो दोनों ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, दोनों ध्रुवों पर पहुंच गए भैया, फिर से अनकॉइल्ड हो जाते हैं। ठीक है, एक ध्रुव ये रहा और एक ध्रुव ये हो गया, दोनों ध्रुवों पर पहुंचकर इनकी अनकॉइलिंग हो जाती है, बीच में सेल प्लेट थोड़ा सा मजबूत होती दिखाई देती है और दोनों ध्रुवों पर न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका स्पष्ट दिखाई देने लगती, मतलब अलग अलग केंद्रिकाएं दोनों ध्रुवों की बन चुकी होती हैं। किसमें, टीलोफेज में। टीलोफेज के बाद एक घटना घटित होती है, ये तो पूरी घटना थी किसकी, माइटोसिस सेल डिवीजन के कैरियोकाइनेसिस मतलब कोशिकांगों के विभाजन की। अब इसमें क्या होता है भाई, कोशिका के अंग विभाजित हो गए, मतलब न्यूक्लियोलस बन गई, क्रोमोसोम बन गए, अब बचा है क्या, साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। तो भाई अभी इसका भी जब विभाजन होगा तभी तो अलग अलग कोशिकाएं बनेंगी। कोशिका द्रव अपन इसको हिंदी में बोलते हैं। कोशिका द्रव। कोशिका द्रव का विभाजन कैसे होता है, तो ये पौधों में या बोला जाए तो प्लांट सेल में अलग तरीके से होता है और एनिमल सेल में अलग तरीके से होता है। कैसे होता है उस पर अपन चर्चा करते हैं। ये अवस्था भी मिटा रहे हैं क्योंकि अब अपनी कोशिका का विभाजन हो चुका है। अब अपन को करना है कोशिका द्रव्य का विभाजन, जिसे अपन लोग क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका द्रव्य विभाजन। साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका द्रव्य विभाजन। ये कैसे होता है, मैंने बताया एनिमल में अलग होता है, एनिमल सेल और प्लांट सेल में अलग होता है। क्यों, किस आधार पर,
क्योंकि एनिमल सेल जो होती हैं वो थोड़ा सा लचीली होती हैं, जो जंतु कोशिका या जीवों की कोशिका वो कैसी होती हैं, लचीली होती हैं, इसलिए इनमें अलग तरीके से कोशिका द्रव्य विभाजित होता है, और ये होती हैं थोड़ा सा कठोर, इसलिए इनमें अलग तरीके से कोशिका के द्रव्य का विभाजन होता है। कौन कौन से तरीके से होता है भाई? जो कठोर होती हैं उनमें पूरी तरीके से, एक कोशिका ये रही अपनी, एक कोशिका ये रही। अब ये क्या है भाई, कठोर है, तो ये ना तो आपस में ऐसी सिकुड़ सकती है, ठीक है। तो ये जो तरीका होता है, इसमें जो ये प्लेट बनती है, ये जो पौधों में या पौधों की कोशिकाओं में हमें देखने को मिलता है कोशिका द्रव्य का विभाजन, वो कहलाता है क्लीवेज फरो मेथड। मतलब क्लीवेज फरो विधि के द्वारा ही इसके पौधों की कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। क्यों? क्योंकि यह थोड़ा सा सख्त होती हैं, कठोर होती हैं, इसलिए इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वो मुड़ नहीं पाती है, ठीक है। तो पैतृक कोशिका से भाई ये थी पेरेंट सेल, इससे ये बन के तैयार हो गई, इसमें कोशिका द्रव्य भी बढ़ गया और कोशिकाएं भी बढ़ चुकी हैं, ठीक है। अब बात करें जीवों में या जंतुओं में, इनमें किस तरीके से कोशिका का द्रव्य विभाजित होता है और किस तरीके से होता है, क्यों होता है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, मैंने बताया कि ये लचीली होती हैं, तो लचीली होती हैं आसानी से तो ऐसा सही नहीं बना है, इसको अच्छे से बना ले रहे हैं, इधर ये मिटा दे रहे तो यहाँ बन जाएगा। ये तो अपन को समझ में आ गया है, पूरा पढ़ लिया है, बचा है आखिरी ये। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा संकीर्णन, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो दिखेगा नहीं, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन लिखा है, मतलब संकीर्णन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, लचीली होती हैं तो ये आपस में मुड़ जाती हैं। जब ये कोशिका एक अलग ध्रुव में पहुंच गई, ये अलग क्षेत्र में, तो बीच से कोशिका जो पेरेंट सेल होती है वो मुड़ने लगती है और यहाँ पे आपस में जुड़ जाती है और दोनों कोशिकाएं फिर अलग अलग बढ़ जाती हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन। और उसमें क्या हुआ था, क्लीवेज फरो मेथड के द्वारा कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ था, और इसमें संकीर्णन उत्पन्न होने के कारण ही कोशिका द्रव्य का विभाजन हो पाया है। हमने कोशिका का विभाजन पढ़ा है, कोशिका द्रव्य का विभाजन पढ़ा है। अगले लेक्चर में जो हम आएंगे तो अपन मियोसिस सेल डिवीजन मतलब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। धन्यवाद।